अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं सैयद नज़ीर बुखारी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नस्ट नेट 3 2026 का। आज आपके पास आगाज़ हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर इनका पहला डे था, पहले दिन पेपर्स हुए। स्टूडेंट्स वो हमारे पेपर्स देकर आए आपके पास, और आने के बाद उन्होंने हमें बताया कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चंस उन्होंने फिजिक्स के सब्जेक्ट के अंदर इनकाउंटर किए। उन तमाम सवालों को आज हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि जो कुछ उसमें यूनिक क्वेश्चंस निकले आपके पास उनको डिस्कस करें, ठीक है। और डिस्कस करने के साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी दें कि किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके पास देखे जा रहे हैं। कह रहे टू वायर्स मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम लेंथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो वायर्स हैं, दोनों का मटेरियल भी सेम है, ठीक है, दोनों की लेंथ भी सेम है। दोनों का आपके पास मटेरियल और लेंथ, कलर तो चेंज कर लें, ठीक है भाई, दोनों का आपके पास मटेरियल भी सेम है और आपके पास इनकी जो लेंथ है वो भी सेम है। इनको आपस में आपने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, सही है, टू द सेम वोल्टेज सप्लाई, सही है। वायर P हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मिलीमीटर एंड वायर Q हैज अ डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर। व्हाट इज रेशियो करंट इन P टू करंट इन Q? ठीक हो गया। सवाल हमसे कह रहे हैं कि भाई आपने एक बैटरी होगी कोई भी, हमारे पास ये बैटरी है फॉर एग्जांपल, इस बैटरी से आपने दो वायर्स लगाए हुए। दो वायर्स को हम इस तरह से मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरी रेजिस्टेंस है, क्योंकि वायर आपके पास क्या है, नेचुरली जिससे करंट गुजर सकता है और उसके अंदर कुदरती रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो मेरे पास दो रेजिस्टेंस लगी हुई है, दो वायर्स लगी हुई जिनकी लेंथ इक्वल है, सही है। और लेंथ के साथ साथ इनका जो आपके पास मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये कॉपर है तो ये भी कॉपर है, सही है। मगर वो कह रहे हैं कि अगर एक का डायमीटर 2 मिलीमीटर है और एक का डायमीटर आपके पास 1 मिलीमीटर है, ये अपने पास मेंशन कर लेते हैं कि वायर P, इसको कह लेते हैं ये वायर P है, ठीक है। इसका आपके पास डायमीटर है 2 मिलीमीटर, तो दूसरा जो वायर होगा उसको हम लोग क्या कह रहे होंगे, वायर Q, और इसका डायमीटर आपके पास कितना है, 1 मिलीमीटर। सवाल ये पूछ रहा है, आप निकाल के दिखाओ व्हाट इज द रेशियो। रेशियो क्या है किसका, करंट इन P टू करंट इन Q। करंट P में कितना जा रहा है, ठीक है, और Q में कितना जा रहा है, इसका रेशो निकाल के दिखाना है। इसको सॉल्व करने से पहले मेरे बेटे आपके जहन में एक चीज सबसे पहले जो फिट होनी चाहिए वो क्या, कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास जब भी आ जाता है तो दो कैरेक्टरिस्टिक साथ साथ आ जाती हैं उसके। वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसमें वोल्टेज दोनों को बराबर मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज जितनी भी चीजें कंबाइन होती हैं पैरेलल में उन सबको क्या मिलता है, बराबर मिल रहा होता है। लेकिन जो करंट है पैरेलल के अंदर, करंट जितना भी यहां से जंक्शन पे पहुंचता है फिर वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। आपके पास जितने हिस्से लगे होंगे, जितने पैरेलल कॉम्बिनेशंस होंगी उनमें डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होता है। तो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब वोल्टेज सेम रहेगा, करंट क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। आए करके देखते हैं सर, आपके पास आईपी ओवर आईक्यू निकालना है ना सर। करंट का वैसे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। और इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं कि ये करंट P का है तो यहाँ पे वोल्टेज भी किसका आ जाएगा, P का, और रेजिस्टेंस भी किसकी आ जाएगी, P की आपके पास, ठीक हो गया सर। इसी तरीके से अगर मुझे करंट Q का लिखना है तो Q की करंट के लिए क्या क्या आएगा आपके पास, वोल्टेज ऑफ Q डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q। इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिख के ऐसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए इनके फॉर्मूलाज ओपन कर दिए। मुझे मजे की बात ये मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर भैया जितना वोल्टेज Q में जा रहा है उतना ही वोल्टेज P में जा रहा है, तो इसका मतलब वोल्टेज P बराबर हो जाएगा किसके, वोल्टेज Q के, ठीक हो गया सर। इसका मतलब कैंसिल मार देना इन दोनों को, ये दोनों तो आपके पास है ही नहीं। आर क्यू सबसे नीचे तो सबसे टॉप पे चले जाएगा, तो ये बन जाएगा आर क्यू डिवाइडेड बाय आर ऑफ पी, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ क्यू वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पी वायर। डन हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है। अब इसको अगर हम लोग ओपन करें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। क्यू वायर की थी तो यहां पे एरिया किसका आ जाएगा, क्यू वायर का, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ पी, रेजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया किसका आ जाएगा यहाँ पे आपके पास, पी वायर का। डन हो गया सर। रो काट दो, क्यों काट दो, रो आपके पास एक ऐसा कांस्टेंट होता है मेरे बच्चे जो कि मटेरियल डिपेंडेंट होता है, जो क्या होता है, मटेरियल डिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब सवाल जब कह रहा है कि सेम मटेरियल है तो इसका मतलब रो तो कट जाएंगे आपके पास, और सेम लेंथ है, इसलिए मैंने एल और एल को भी काट दिया दोनों वायर्स की आपके पास। डन हो गया सर जी। एपी सबसे नीचे, सबसे कहां चला जाएगा आपके पास, टॉप पे। अभी तक जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन क्या है, आईपी ओवर आईक्यू। इनका जो रेशियो मुझे सवाल ने कहा था कैलकुलेट करके दिखाओ, ये रेशियो मेरे पास किसके बराबर आ चुका है, ये रेशियो मेरे पास बराबर आ चुका है एपी डिवाइडेड बाय एक्यू के। ओके हो गया। अब क्या करना है, अब करना क्या सवाल में दिए हुए सर आपको डायमीटर है, आप पता नहीं कहां एरिया पे एरिया तक पहुंच गए, क्यों पहुंचे,
एरिया ऑफ अ वायर, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है मेरे बेटे वो सर्कुलर होता है, जिसकी वजह से वायर का जो एरिया आपके पास लिखा जाता है कभी भी वो लिखा जाता है पाई आर स्क्वायर। वो क्या लिखा जाता है? पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हो एरिया को, ठीक है जी। अगर डायमीटर की टर्म्स में लिखना है तो रेडियस बराबर होता है डी ओवर टू के, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं ऐसे क्यों लिखूं या ऐसे क्यों लिखूं? सवाल देख लो भाई, डायमीटर गिवन है सर, डायमीटर वाला लगा लेते हैं, अपने पास आसान हो जाएगा हमारे लिए, आए लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है सर आपके पास? पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, लेकिन ऊपर एरिया पी का आ रहा है तो यहां पे डायमीटर भी किसका आएगा? पी का। डिवाइड में कौन आ गया हमारे पास? एरिया ऑफ वायर क्यू, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, लेकिन यहां पे आपके पास डायमीटर आ जाएगा किसका? क्यू का। सर पाई 4 भी कट गए, अब बच गया डायमीटर ऑफ पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ क्यू का स्क्वायर। आए सर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं बस अब आपके पास। पी का जो डायमीटर है वो कितना है? 2 मिलीमीटर है, सही हो गया। और क्यू का जो डायमीटर है हमारे पास वो कितना है? 1 मिलीमीटर है, सही है सर। पी का जो डायमीटर है वो कितना है सर हमारे पास? पी का सवाल में लिखा हुआ है, ये आपके पास कितना है? 2 मिलीमीटर है। मैंने लिख दिया आपके पास 2 मिलीमीटर, और उसमें क्या लिखा हुआ आपके पास? स्क्वायर। डिवाइड में कौन आ रहा है आपके पास? क्यू का डायमीटर। क्यू का जो डायमीटर है बेटा वो आपके पास कितना है? 1 मिलीमीटर है, तो मैं यहां पे 1 का स्क्वायर लिख देता हूं सिंपली अपने पास। अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे बच जाएगा 1, तो ये आंसर हो जाएगा 4/1, या 4 भी लिखा जा सकता है। तो करंट इन पी टू करंट इन क्यू, पी में जो करंट है उसका रेशियो क्यू के करंट के साथ कितना निकल रहा है? 4:1, 4 गुना है आपके पास क्यू के करंट के। अब क्या निकल रहा है? 4:1, ये 4 भी लिखा जा सकता है, तो इट इज नॉट 1/4 बट रादर इट इज ऑप्शन बी 4, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि सर रेशियो हमारा 4/1 निकला। ठीक हो गया भाई, यहां तक बात समझ में आती है आप लोगों को? आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि और किस तरह के सवाल आपके पास काउंटर किए जा रहे हैं। Efficiency of a heat engine whose sink is at a temperature of 300 Kelvin is 40%। एक हीट इंजन है मेरे पास, ये है फॉर एग्जांपल इंजन 1, इसका नाम मैं रख देता हूं भाई, ये मेरा कौन है? इंजन ए है, ठीक है, पहला हीट इंजन है। इस हीट इंजन का जो सिंक है, सिंक होता है सेकंड टेम्परेचर, एक होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर वाला, एक होता है लो टेम्परेचर रिजर्वायर वाला। तो हाई वाला जो टेम्परेचर होता है उसको T1 और लो वाले को हम T2 कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड सिंक। और T1 जो आपके पास सोर्स टेम्परेचर भी कहलाता है, तो रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। अच्छा, तो आपके पास मेरे पास कह रहे हैं सिंक की वैल्यू बता दी। सिंक की वैल्यू कितनी है भैया? सिंक की वैल्यू आपके पास है 300 केल्विन, और इस सिंक पे इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इसकी एफिशिएंसी है सर आपके पास 40%। कितनी है? 40%। टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी टू 60%, मैं चाहता हूं इसी इंजन की जो एफिशिएंसी है वो आपके पास 60% हो जाए, ठीक है। तो आई एम सॉरी, यहां पे इंजन ए नहीं आएगा, इंजन ए हटा देते हैं। इसी इंजन को हम बढ़ा रहे हैं ना, तो आपके पास 2 होते तो ये भी कर देता मैं। इसी इंजन को हम बढ़ाना चाह रहे हैं, इसकी एफिशिएंसी 1 से लेके एफिशिएंसी 2 बनाना चाह रहे हैं, और वो कितनी है? 60% है। आगे क्या कह रहे हैं सवाल? कह रहे कीपिंग द सिंक टेम्परेचर कांस्टेंट। सिंक के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो। सिंक का टेम्परेचर कौन है आपके पास? भाई सर ये T2 है। T2 पहले भी इतना ही था, अब भी इतना ही रहेगा 300 केल्विन। तो किसकी क्या करें फिर? क्या करें सर? ऑब्वियसली बात है T1 को चेंज करना पड़ जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी T1 और T2 पे तो डिपेंड करती है। ठीक हो गया। कह रहे द सोर्स टेम्परेचर मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, सवाल सही कह रहा है, जो हम लोगों ने सोचा वही कह रहा है कि सोर्स का जो टेम्परेचर उसको कितना इंक्रीज करें कि आपके पास एफिशिएंसी 40 से बढ़ के कितनी हो जाए भैया? 60 हो जाए हमारे पास। आइए सर इसका आंसर निकालते हैं। तो इसका मतलब यहां पे टेम्परेचर 1 कुछ आ रहा होगा और यहां पे टेम्परेचर 1 कुछ और आ रहा होगा। मुझे ये दोनों T1 की वैल्यू निकालनी होगी ताकि मैं इसका आंसर निकाल सकूं। सबसे पहले तो मैंने साइड पे क्या करा, मैंने लिखा भाई एफिशिएंसी जो होती है वो बराबर होती है 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100 के। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ में आती है। ये 100 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.01 ईटा। ठीक हो गया सर जी। उसी की तरीके से यहां पे आपके पास आ जाएगा 1 - T2 सॉरी 1 - T2 डिवाइडेड बाय T1। अब मुझे यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी है या किसका फॉर्मूला बनाना है? मुझे T1 का फॉर्मूला बनाना है। मैं T1 को अकेला कर लेता हूं। 1 ये T2 ओवर T1 वाला फ्रैक्शन या माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 - 0.01 ईटा। इसके बाद मुझे अगर T1 की वैल्यू चाहिए तो अब साइड एक्सचेंज कर देते हैं। T1 यहां जाता है, ये इधर आ जाता है डिवाइड में, ये बन जाता है T2 डिवाइडेड बाय 1 - 0.01 ईटा। ठीक हो गया सर जी। अब ये T1 का फॉर्मूला बन चुका है मेरे पास सिंपल। अब इस फॉर्मूले के अंदर मुझे मालूम है कि पहले केस में T2 300 है, मगर एफिशिएंसी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 40। ठीक है। दूसरे केस में एफिशिएंसी T2 300 ही है, बट एफिशिएंसी की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? आपके पास 60। तो 2 T1 की वैल्यूज आ जाएंगी, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है और पहली वैल्यू निकालें। जब मैं पहली वैल्यू निकालने गया, मैंने बोला भाई आओ T1 की वैल्यू निकालते हैं। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? T2 सर कितना है? 300। ठीक है। 1 - 0.01 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? पहले 40 से।
0.01 को 40 से डायरेक्ट तो मल्टीप्लाई करो जरा सर, 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा तो लिख दो भाई, ये हो गया 0.4, सही हो गया सर जी। 300 और नीचे हमारे पास 1 में से 0.4 माइनस हो रहा है, ये बच जाएगा 0.6 सर, सिंपल सा आपके पास पॉइंट कटा, ऊपर एक अंडा लग गया, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, आंसर कितना आ गया हमारे पास T1 का भाई 500 केल्विन आ चुका है। ठीक हो गया सर जी, पहले आपके पास T1 का आंसर कितना आ गया 500 केल्विन। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरी जिस एफिशिएंसी तक मैं जाना चाहता हूं वहां का टेम्परेचर निकालूंगा और देख लूंगा भैया डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास, आओ निकालते हैं, वो डिफरेंस भी निकाल लेते हैं आपके पास कितना आ रहा है। अब मुझे T1 डैश चाहिए, T1 डैश के लिए बस मुझे ईटा की जगह क्या पुट करना पड़ रहा होगा, 60 पुट करना पड़ रहा होगा सर। आए करते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में करते हैं, T1 डैश किसके बराबर हो जाएगा T2, T2 सर कितना है 300 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.01 को अब किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों ने 60 से, 60 से मल्टीप्लाई करने का मतलब 0.6 हो जाएगा, 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.6 आपके पास होता है भैया 0.4, पॉइंट का एक अंडा आ गया आपके पास ऊपर, 4 1 जा 4 होते हैं। ठीक हो गया सर, ये तो हमें मालूम है, लेकिन 4 7 जा 28 होते हैं, 2 बच गए, 2 के आगे क्या अंडा, तो आपके पास 4 5 जा 20 होते हैं। ये आंसर कितना आ गया सर 750 केल्विन आ गया, ये आंसर कितना आ गया 750 केल्विन। सवाल ने क्या पूछा था, द सोर्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज्ड बाय, कितना बढ़ाया जाए इसको, तो सर पहले ये कितना था हमारे पास 500 था, ठीक है, अब कितना हो चुका है 750 हो चुका है, कितना बढ़ाया जाए इसको, इसका मतलब कितना चेंज लाया जाए इसके अंदर, तो सर माइनस कर देते हैं, देख लेते हैं कितना चेंज आ रहा है, ये चेंज आ रहा है हमारे पास 250 केल्विन। इसका मतलब 250 केल्विन का टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, 250 केल्विन का टेम्परेचर अगर बढ़ेगा आपके पास, तो जाके हमारी एफिशिएंसी जो है 40 से बढ़ के 60% हो जाएगी। है कोई ऑप्शन, ए में नहीं है सर, बी में नहीं है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी 250 केल्विन। ठीक हो गया सर, यहां तक तो बात समझ में आती है। आइए देखते हैं आगे और किस किस तरह के सवाल हमारे पास आज के दिन आपके पास लिस्ट में देखे जा रहे हैं। तो चलो अगला सवाल देखें भाई फिर, यानी ऑन अ टेम्परेचर स्केल वाई, जी तो आपसे कह रहे हैं ऑन अ टेम्परेचर स्केल वाई वाटर फ्रीजेज एट -160 डिग्री वाई। अच्छा भाई सर, हम तो सेल्सियस पढ़ते हुए हैं टेम्परेचर का स्केल, फ़ारेनहाइट पढ़ते हुए हैं टेम्परेचर का स्केल, केल्विन पढ़ते हुए हैं टेम्परेचर, ये वाई कोई भी स्केल बन सकता है भाई, जैसे उन तीनों ने बनाया, वाई साहब आए, डॉक्टर साहब उन्होंने भी बना दिया, तुम भी बना सकते हो अपना टेम्परेचर का स्केल, कोई भी टेम्परेचर स्केल बना सकते हो। उसकी कन्वर्जन का मेथड समझना कैसे होता है, देखो आपके पास फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक टेम्परेचर स्केल है वाई, सही आ गया सर, एक टेम्परेचर स्केल है मेरे पास y, ओके हो गया। अब y के अंदर देखो किसी भी टेम्परेचर स्केल को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक उसका लोअर पॉइंट जिसको हम लोग आइस पॉइंट भी कहते हैं, एक उसका अपर पॉइंट जिसको हम लोग आपके पास स्टीम पॉइंट भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो आपके पास जो आइस पॉइंट होता है ये वो पॉइंट है जहां पे हमारे पास कोई भी चीज फ्रीज हो जाएगी, सॉरी कोई भी चीज नहीं, वाटर फ्रीज हो जाएगा। वाटर फ्रीज हो रहा है कितने पे, हमारे पास -160 डिग्री वाई पे, ठीक हो गया। और आगे क्या कह रहे हैं, एंड बॉइल्स एट -50 डिग्री वाई, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना है वाटर का हमारे पास -50 डिग्री वाई, ठीक है। दिस वाई स्केल अ टेम्परेचर ऑफ 340 केल्विन इज, 340 केल्विन का टेम्परेचर बता के दिखाओ इस वाई स्केल पे कितना होगा आपके पास, ठीक है। आओ बताते हैं, देखो टेम्परेचर स्केल्स को हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल इसी के बराबर में बना देता हूं आपके पास एक कौन सा स्केल, केल्विन का स्केल। केल्विन के स्केल में भी ये 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है, लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट होती है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो केल्विन में बराबर होता है 273 केल्विन के, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसके बराबर होता है, 373 केल्विन के। डन हो गया सर जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। अच्छा अगर मैं सर आपसे पूछूं इन दोनों के दरमियान डिविजन्स कितनी है, डिविजन्स कितनी आ रही है इन दोनों के दरमियान, तो डिविजन्स निकालने के लिए आप क्या करते हो भाई, आप छोटे में से बड़े को माइनस कर देते हो, ठीक है। अगर मेरे पास मुझे डिविजन्स निकालनी है तो मैं छोटे में से बड़े को माइनस कर दूंगा, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 110 डिविजन्स, ठीक है। ये कितनी आ रही है, 110 डिविजन्स, ठीक हो गया सर जी। इनके दरमियान निकालनी सर, ये तो साफ साफ नजर आ रहा है मुझे, इनके दरमियान तो कितनी भाई हमारे पास 100 डिविजन्स हैं, ठीक हो गया सर। अब सीधी सी बात समझ में आती है कि इनकी 110 डिविजन्स इसकी तकरीबन 100 डिविजन्स के बराबर है, ठीक है। 340 केल्विन यहां कहीं पे होगा, यहां कहीं पे होगा, ऐसी होगा ना, 340 केल्विन यहीं कहीं पे होगा ना आपके पास, बिल्कुल सही है सर। ये गिवन टेम्परेचर हो गया केल्विन के अंदर, यहीं पे डिग्री वाई की वैल्यू मुझे बताओ, मैं कहता हूं उसको टेम्परेचर वाई निकालना है मुझे डिग्री वाई की वैल्यू बताओ कि भाई टेम्परेचर वाई कितना आपके पास होगा इस पॉइंट पे। आंसर निकालते हैं, देखो टेम्परेचर्स के डिफरेंस को हम लोगों ने किस तरह से आपके पास इक्वेट करना होता है समझिएगा। टेम्परेचर की चूंकि डिविजन्स आपके पास एक दूसरे के बराबर होते हैं तो इनको हम यूनिटरी मेथड पे इक्वेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे सुनो, यहाँ पे जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे वाई की इक्वेशन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, आपके पास जो भी गिवन टेम्परेचर होगा, जैसे यहाँ पे गिवन टेम्परेचर क्या टी वाई जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा उसमें से माइनस कर देंगे हम लोग किसको, आपके पास मिनिमम को, जो माइनस करेंगे मिनिमम को मैंने माइनस कर दिया,
ठीक हो गया, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन से। डिविजन कितनी सर आपके पास 110, ठीक हो गया। यही काम दूसरे स्केल के लिए करेंगे। दूसरे स्केल में भी क्या करेंगे, जो गिवन टेम्परेचर है, इधर तो वो रिक्वायर्ड था इसलिए मैंने टी वाई रख दिया था, तो अब जो गिवन टेम्परेचर है दैट इज इन केल्विन, इट इज 340 केल्विन, ठीक है। ये कितना हमारे पास 340 केल्विन है। इसमें से माइनस करना है आपने किसको, इसमें से आपने माइनस करना है मिनिमम टेम्परेचर को। मिनिमम हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 273, ठीक हो गया सर जी। और डिवाइड कर देना नंबर ऑफ डिवीजन से। कितनी डिवीजन है यहाँ पे भाई आपके पास, सर 100 है तो 100 से कर देते हैं अपने पास उठा के डिवाइड, सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा क्या ही करना है, ठीक हो गया। यहां तक बात समझ में आती है। अब जैसे ही आपने यहां तक कर लिया, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप यहां से y की वैल्यू निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई हमारे पास यहां पे क्या आंसर्स आ रहे हैं। आए इजीली करना स्टार्ट करते हैं। गंडे ने गंडे को काटा आपके पास, पहले तो ये 10 यहां पे गया, ये बन गया 10t, y माइनस माइनस प्लस होंगे, ये हो जाएगा प्लस का 1600 क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो गया इनसे। 11 यहां पे गया, तो 11 जब यहां पे जाएगा तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 340 में से माइनस करना है आपने किसको, 273 को, ये मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आपके पास 67, ठीक हो गया। तो अब जैसे ही हम लोग इसको यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहां पे क्या रह जाएगा, 10t y as it is रह जाएगा इस जगह पे, ठीक हो गया सर। 1600 यहां पे प्लस हो रहा था, यहां जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। किस में से, इन दोनों के मल्टीप्लायर में से। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास तो ये आ जाएगा हमारे पास 67 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हो जाएगा हमारे पास 670 प्लस 67 दैट विल बी 737, ठीक है जी। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को इसमें से माइनस करना है और आंसर निकाल लेना है। जैसे ही मैं माइनस करने की तरफ जाता हूं तो आपके पास 737 माइनस 1600 या फिर 1600 माइनस 737, ये आपके पास हो जाएगा मेरे बेटे 800। यहाँ पे 10t y बचा, यहाँ पे 1600 में से माइनस करेंगे 737 को, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास 863। डन हो गया सर जी। अब तो आसान है, टी वाई की वैल्यू चाहिए 10 में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब 10 को डिवाइड करोगे तो सिंपल सी बात है सर, डेसिमल एक पॉइंट पीछे आएगा, ये बन जाएगा आपके पास टी वाई इज इक्वल टू, अच्छा माइनस का साइन भूल गए सर, ये माइनस लगा दें, सॉरी लगा दिया भाई, माइनस 86.3 डिग्री वाई। ये आपके पास हो जाएगी y स्केल के ऊपर इसमें टेम्परेचर की वैल्यू जो कि कितनी आ रही है, माइनस का 86.3 डिग्री। अच्छा सर है ऑप्शन में, 106 तो नहीं है, 96 भी नहीं है, माइनस 863.3 आपके पास जरूर मौजूद है, ये आ जाएगा हमारे पास डिग्री y, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन माइनस 86.3 डिग्री y, ठीक हो गया सर जी। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। टू फोर्सेस, वन ऑफ 10 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 6 न्यूटन। एक फोर्स हमारे पास 10 न्यूटन की और एक फोर्स 6 न्यूटन की है। कह रहे हैं एक्ट अपॉन अ बॉडी, एक बॉडी पे लगती हैं आपके पास दोनों। द डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस आर अननोन। इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शंस है वो अननोन है, वो कुछ भी हो सकती है एक दूसरे के दरमियान, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज, जो बॉडी पे रिजल्टेंट लगेगी वो कहां तक होगी आपके पास। तो हमेशा मेरी बच्चे मेरी एक बात समझना, जब भी आप किसी भी दो वेक्टर्स को ऐड करते हो रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन बिटवीन देम, वो डायरेक्शन यहां से लेके यहां तक कोई सी भी हो सकती है। लेट्स से मेरा ये एक हाथ एक वेक्टर, एक हाथ वेक्टर है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन दे रहे हैं ना कोई ना कोई, तो और मैग्नीट्यूड भी, लेंथ भी मेरे हाथ की, तो ये वेक्टर्स हैं। तो आपके पास इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान यहां से लेके यहां तक कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, 0 से 180 360 डिग्री तक कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। आप ये बताइए कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कितनी लगेगी यहां पे। अब मेरी बात समझना, रिजल्टेंट फोर्स का मैक्सिमम और मिनिमम होना हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई दो वेक्टर्स एक दूसरे के दरमियान कोई भी एंगल रखते हो, आप जानना चाहते हो कि उनको ऐड करने से मैक्सिमम आंसर क्या आने वाला है और मिनिमम आंसर क्या आने वाला है, तो वो हम कैसे निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास एक बहुत बेसिक सा रूल है, वो क्या है, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो क्या है, 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 16 न्यूटन। इन दोनों के एडिशन और इन दोनों फोर्सेस की एडिशन से कभी भी आंसर 16 से बड़ा आ ही नहीं सकता। ये वेक्टर्स के रूल्स के खिलाफ हो जाएगा आपके पास कि इन दोनों से आपके पास सबसे बड़ा आंसर आ जाए, ये रूल्स के खिलाफ हो जाएगा वेक्टर्स के, ठीक है। और मिनिमम आंसर चाहते हो तो 10 में से 6 को माइनस कर दो, ये हो जाएगा 4 न्यूटन। इसका मतलब आपके पास इनके दरमियान कोई भी एंगल हो, आंसर 4 से 16 के दरमियान आपके पास घूमते रहेंगे। 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4.1 न्यूटन, 8 न्यूटन, 17 पे नहीं जाएगा, सॉरी 15.989 न्यूटन, ये हो सकता है, लेकिन 16 से ऊपर नहीं हो सकता और 4 से कम नहीं हो सकता, चाहे कोई भी एंगल हो 10 और 6 के दरमियान, ठीक हो गया सर। तो इसका मतलब रिजल्टेंट कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 4 से 16 तक। अच्छा एक कह रहा है बिटवीन 6 10, 6 और 10 नहीं सर, गलत, बिटवीन 4 एंड 16, यस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, बिटवीन 4 एंड 16 न्यूटन। डन हो गया। आगे देखते हैं और किस तरह के सवाल आपके पास देखे जा रहे हैं। वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 स्क्वायर रूट 3, अच्छा जी इसको आसानी के लिए थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 5 स्क्वायर रूट 3 यूनिट्स एंड अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, अभी जैसे हम पिछले सवाल में देख रहे थे मेरे दोनों हाथ वेक्टर्स थे, एक वेक्टर है दूसरा भी वेक्टर आपके पास।
एक का मैग्नीट्यूड है 5√3 और दूसरे का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास 10 यूनिट, दोनों की लंबाइयां बता दी। कह रहे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज। दोनों वेक्टर्स के दरमियान आपके पास जो पहला वेक्टर है, पहला वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है आपको भाई 5√3 दिया हुआ है, और जो दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है भाई 10 यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम सिर्फ समझने के लिए बनाई है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं आपके पास, इंक्लाइंड है एक दूसरे के साथ कितने एंगल के ऊपर भाई 30 डिग्री के ऊपर, दोनों के दरमियान एंगल पता लग गया 30 डिग्री। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट इज, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, जब हम लोग दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर भी एक वेक्टर निकलता है, उनका आंसर भी क्या निकलता है, एक वेक्टर निकलता है। उस वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि AB sin थीटा से आ गया, और एक होता है उसकी डायरेक्शन जो कि आपके पास एक परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आप लोग उस प्लेन के वहां पे प्लेस कर देते हो। अब सवाल क्या है, सवाल ये कि मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए सर। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्शन को कटाएं यहां से, ये रह जाएगा हमारे पास AB sin थीटा। अब क्या मुझे दोनों के मैग्नीट्यूड्स पता है वेक्टर्स के? जी सर पता है। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपके पास 5√3, ठीक हो गया। दूसरे वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है आपके पास वो कितना आ जाता है हमारे पास 10, और sin थीटा कितना हो जाएगा sin 30 डिग्री, ठीक हो गया सर जी। अब जैसे ही यहां पे आप वैल्यूज पुट करते हो आपका आंसर हो गया सिंपल। यहां पे sin 30 खुद जो है, sin 30 खुद आपके पास बराबर होता है हमारे पास 0.5 के या 1/2 के, ठीक हो गया सर जी। 2 1 2 हो जाएंगे, 2 5 10 हो जाएंगे, 5 5 25, तो आंसर आ गया 25 और √3 एज इट इज रह गया। आंसर आ गया हमारे पास 25 √3 किसका, A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड का, यानी कि इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का, इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का आपके पास आंसर आ चुका है। डन हो गया सर जी, यहां तक भी बात समझ में आती है। आगे देखते हैं, if AI plus J plus K and B is equal to 2I plus 2J plus 2K, then projection of B onto the direction of A is, ठीक हो गया। एक वेक्टर है आपके पास A, यहां गया, ठीक है। क्या वैल्यूज है A की हमारे पास, I अच्छा बीच में छोटा सा इक्वल टू खा गया, सॉरी। A is equal to I plus J plus K, ठीक है। इसकी वैल्यूज है अगर I plus J plus K, ठीक है। और एक वेक्टर है हमारे पास B जिसकी वैल्यूज है हमारे पास क्या, 2I plus 2J plus 2K, ठीक हो गया। क्या द प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ A, B की प्रोजेक्शन किसकी डायरेक्शन में आए, A की डायरेक्शन में, ये बताएं कितनी आएगी, ठीक है। B की प्रोजेक्शन A की डायरेक्शन में आने का मतलब क्या समझना है इस बात को आराम से। मान लो ये जो B वेक्टर है इसके ऊपर मैं ले जाके टॉर्च रख देता हूं, जब मैं टॉर्च रखूंगा तो B का शेडो किसके ऊपर जाके बनेगा, हमारे पास A के ऊपर जाके बनेगा, ठीक है। ये जितना इसका आपके पास ये शेडो गिर लेगा वो कहलाएगी प्रोजेक्शन ऑफ बी। बी की प्रोजेक्शन है किसके ऊपर है, ए के ऊपर है आपके पास, ठीक हो गया। ये निकाल के दिखानी है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके पास बी और छोटा सा ए लगा देते हैं चिपका के इसके साथ, कहते हैं कि भाई ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए है। अब ये प्रोजेक्शन वाली जब भी बात आ जाए ना, हमेशा याद रखनी है एक चीज, प्रोजेक्शन आ गई एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर में निकालने को या उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाता है, आंखें बंद करके डॉट प्रोडक्ट। क्यों? डॉट ही प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन है जो कि हमें क्या सिखाती है कि आप जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ए डॉट बी करते हैं, जब भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किसके बराबर होता है, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की पहले वेक्टर पे प्रोजेक्शन। सही है, वो किसके बराबर होता है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर की प्रोजेक्शन के। ये आपके पास एक बहुत बेसिक सा डॉट प्रोडक्ट का आपके पास डेफिनेशन है। डॉट प्रोडक्ट की मेन डेफिनेशन ही क्या है, वो मेन डेफिनेशन यही है कि जब भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो किसके बराबर होता है, पहले का मैग्नीट्यूड रख दो वहां पे और दूसरे की प्रोजेक्शन रख दो पहले वेक्टर के ऊपर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको पता लग जाएगा उनके डॉट प्रोडक्ट की कितनी वैल्यू आपके पास। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे निकालना है क्या सर, मुझे निकालना है सर ये बी की प्रोजेक्शन, इसको अकेला कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको अकेला कर लो इक्वेशन में, ये हो जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट कैसे निकलता है आपके पास, बहुत आसान है, डॉट निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। क्यों सर, आई वाले कोएफिशिएंट को आई से मल्टीप्लाई करें, जे को जे से, के को के से और आंसर लिख दें। आई पे क्या 1, यहां पे क्या 2, 1 2 ये हो गया हमारे पास सर 2 डायरेक्टली, ठीक है। यहां पे क्या 1, यहां पे अगेन क्या 2, फिर आगे आपके पास 2, आगे क्या हमारे पास 1 और सर 2 अगेन, तो यहां पे फिर आगे हमारे पास 2 और नीचे क्या आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड निकालने कितना आ रहा है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है लिखी हुई आई प्लस जे प्लस के। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर, इन्हीं कोएफिशिएंट्स की स्क्वायर करके सम कर लो, ठीक है। आपके पास ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए की वैल्यू आई, आई का कोएफिशिएंट है 1, स्क्वायर करके सम हो गया, 3 होगा इसी तरीके से सर, क्योंकि तीनों का ही 1 है, ठीक है। 1 + 1 + 1 हमारे पास हो जाएंगे 3, ये हो जाएगा 2 + 2 + 2 6 डिवाइडेड बाय √3। है कोई आपके पास ऐसा ऑप्शन जो कि प्रोजेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होगा?
अभी तो ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास 6/√3। अरे सर ऑप्शंस में है ही नहीं, अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करो, अपने पास देखो जरा गौर से, 6/√3 आया हुआ है ना, सारे ऑप्शंस के अंदर √3 मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में तो भाई एक काम कर लो ना, अपने पास रैशनलाइज कर दो इक्वेशन को, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं। जब √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, ये दोनों मिलकर फिर क्या बन जाएंगे? 3 बन जाएंगे, और 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ गया आपके पास 2√3, यानी कि दोनों एक ही बात है आपके पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ए में ही लिखा हुआ है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए 2√3। मूविंग ऑन, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो कम से कम एनर्जी होती है जो कि लाइट की पड़नी ही चाहिए मेटल के ऊपर ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल दे भाई अपना। उस कम से कम एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं आपके पास? वर्क फंक्शन कहते हैं। क्या है वर्क फंक्शन आपके पास एक मेटल का कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर मैं लिख देता हूं, वर्क फंक्शन हमारे पास कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि आपके पास अगर जूल्स में लेके जाना जाए तो 1.6 एक्सपोनेंट -19 से मल्टीप्लाई होगा और ये बन जाएगा 3.2 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। डन हो गया सर। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं? द वेवलेंथ, if a radiation of a wavelength 3000 angstrom is incident on it, आपके पास एक मेटल सरफेस है जिसका वर्क फंक्शन बता दिया, इसके ऊपर जो लाइट आगे पड़ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है भाई? हमारे पास 3000 एंगस्ट्रॉम। जिसको एंगस्ट्रॉम को पता है वो जानता है कि एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10, 3 अंडे और लिखे हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एक्सपोनेंट -7 मीटर्स। डन हो गया सर। वेवलेंथ लैम्डा भी पता लग गई हम लोगों को। कह रहे इज इंसिडेंट ऑन इट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, जब ये लाइट इसे पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये बताइए। ठीक है सर बताते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बाय आइंस्टाइन भैया, वो कहते हैं कि भाई जो एनर्जी हम लाइट की इंसिडेंट करवा रहे हैं वो बराबर होती है एक तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के जो कि आपके पास वर्क फंक्शन है, और दूसरी किसके? उसको चलाने के जो कि उसकी बन जाती है काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मुझे यहां से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई? एनर्जी में से माइनस कर देंगे वर्क फंक्शन को। तो सर क्या आपको एनर्जी पता है? नहीं पता, लेकिन प्लैंक ने मुझे बताया कैसे निकालनी है। कैसे निकालनी है सर? आपने ई की जगह आ जाएगा hc/λ और माइनस क्या हो रहा है उसमें से सर आपके पास? वर्क फंक्शन। अच्छा सर एच की वैल्यू सवाल बोल रहा है, ये लिख ले भाई 6.6 एक्सपोनेंट -34 प्लांक्स कांस्टेंट। सी की वैल्यू सर सवाल बता रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट हम लोगों को वैसे तो याद भी होनी चाहिए, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकंड, और डिवाइड में कौन है? लैम्डा। लैम्डा कितना दिया हुआ सर आपके पास? 3 एक्सपोनेंट -7। ठीक हो गया। अब इसी के आगे माइनस में कौन है? फाइंड आउट वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को माइनस कैसे करेंगे? वर्क फंक्शन ये रहा भैया 3.2 -19 लिखते रहते हैं। चलो देखते हैं कैसे माइनस होगा आपके पास। हो ही जाएगा जब यहां तक आ गया सवाल में। अब देखो होना क्या है, 3 ने 3 को काटा आपके पास। ठीक हो गया सर, कट गया। 6.6 एज इट इज आ गया, 6.6 साहब एसेट्स आ गया सर। ठीक है, उसके आगे कौन आएंगे आपके पास? -34 + 8, 34 में 8 प्लस कर दो तो ये हो जाता है 26, -26 हो गया। -26 नीचे था -7, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +7, -26 और +7 हो जाते हैं -19। तो सर 6.6 के साथ तो बच गए माइनस का 19 सिर्फ पावर में, और उसमें तो माइनस कौन हो रहा है? 3.2 -19। सर अब पावर से में माइनस करें आराम से, 6.6 में से 3.2 को माइनस करोगे तो मेरे बेटे बच जाएगा 3.4, 10 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास? -19 आ जाएगी। अब आंसर चेक कर लेते हैं। ये निकली है भाई हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और ये निकली किसमें? जूल्स में। है कोई ऑप्शन? 4.4 निकली है? नहीं सर। 3, 5.6 नहीं सर, 3.4 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास करेक्ट ऑप्शन 3.4 एक्सपोनेंट -19 जूल्स। डन हो गया। आगे देखते हैं। कह रहे द पावर ऑफ अ लेंस इज 10 डायोप्टर्स। एक लेंस है जिसकी पावर कितनी है हमारे पास? 10 डायोप्टर। ठीक हो गया। इट्स फोकल लेंथ इज, पावर कितनी आ गई है सर आपके पास? लेंस की 10 डायोप्टर आ गई है। ठीक है, और आपसे पूछ रहे इसकी फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। निकालते हैं। फोकल लेंथ जो होती है मेरे बेटे वो रेसिप्रोकल होती है पावर का, तो ये हो जाएगी 1/10 यानी कि 0.1। और डायोप्टर यूनिट जब आता है जब फोकल लेंथ मीटर में होती है, तो हमारे पास आंसर आ गया ना फोकल लेंथ का 0.1 मीटर। सर सवाल सर सेंटीमीटर में, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगी हमारे पास 10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई भाई फोकल लेंथ आपके पास? 10 सेंटीमीटर आ गई है सर। ऑप्शन ए ही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे अपने पास और बोलेंगे ये हमारा बन गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आओ सर और देखें। कह रहे when the object is placed at 2f, अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करूं? 2f पे प्लेस करूं, वो भी किसके? कॉन्वेक्स लेंस के। एक कॉन्वेक्स लेंस आ गया। ठीक आ गया सर। तो आपके पास सर ये जो लेंस इस पोर्शन से कटा होता है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कहते हैं 2f, उसके आधे पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। फोकस से लेकर लेंस तक की लेंथ होती है फोकल लेंथ, और 2f से लेकर लेंस तक की लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे याद रख लो, कहीं काम ही आ जाएगा जिंदगी में भाई। आगे क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा क्या है? कुछ नहीं ना, पहले सर दोनों साइड से बना दिया। ठीक है,
कह रहे ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया, 2f पे प्लेस किया। ठीक है सर, कर देते हैं। ऑब्जेक्ट 2f पे प्लेस किया। इमेज किधर बनेगी भाई, एक लाइट रे जो कि स्ट्रेट जाती है वो कहां से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है सर। ठीक है, वो कहां से पास हो जाती है, हमारे पास फोकस से पास हो जाती है। इसी तरीके से एक लाइट रे जो कि आपके पास फोकस से होती हुई जाती है वो पैरेलल हो जाती है, हो गई पैरेलल। ये आपके पास सर इमेज बनी, कहां बनी एग्जैक्टली, आके 2f पे। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, लेकिन अगर तुम लोग प्रॉपर इसको अपने पास कंपास वगैरह लेके भी ड्रॉ करोगे ना, ये 2f भी बनेगी, करके देख लेना कभी भी अपने पास। ठीक है, तो आपके पास कहां बन रही है, 2f पे बनती है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाता है, कहां बनी, फोकस पे नहीं, 2f पे ही बनेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास 2f। ठीक है भैया, आइए सर आगे देखें। कह रहे इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ जो है वो आपने 3 गुना बढ़ा दी है भाई। अरे अच्छा सर, फिजिक्स के सवालों में कुछ भी हो जाता है। एंड द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की हमने 3 गुना कम कर दी। ठीक है, तो आप बताओ, अब ये जो कुछ भी होता है आपको सोचने पे मजबूर करने के लिए होता है कि सोचें और बी मोर इंटेलिजेंट पर्सन। कह रहे लेंथ हमने डिक्रीज कर दी है 3 गुना, द टाइम पीरियड बिकम्स, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपके पास, ये बताइए। टाइम पीरियड वैसे जो होता है सर पेंडुलम का, वो होता है आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, ये अब छिड़ जाएगा, कब कितना छिड़ेगा सर, ये छिड़ेगा जब आप लेंथ, क्या कह रहे हैं सवाल में कि लेंथ को क्या कर दो, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, लेंथ पहले के मुकाबले में l बाय 3 कर दिया आपने। एंड जी का क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, इंक्रीज करनी है आपने 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 3g। डन हो गया सर जी। अब क्या करना है आपने इसके बाद, अब देखो आपके पास, आप इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, सिंपली कैंसिल कर सकते हो। नहीं बेटा कैंसिल नहीं कर सकते, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे आपके पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर 9g। डन हो गया सर जी। ये 1 ओवर 9 जो है, इस 9 का रूट बनेगा 3 और ये 3 बाहर निकल सकता है। अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो टी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओवर 3 मैंने बाहर निकाल दी बाहर, आगे बच गया हमारे पास 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब ये जो सर 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आपने यहाँ पे लिखा है, ये यहां से बचा के, ये तो पुराना वाला टाइम पीरियड है। अगर ये पुराना वाला टाइम पीरियड है तो इसका मतलब जो नया वाला टाइम पीरियड है वो पिछले वाले से 3 गुना क्या हो जाएगा आपके पास, कम हो जाएगा। पिछले वाले से 3 गुना कम हो जाएगा, 1 ओवर 3 टाइम्स हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, 3 गुना भी नहीं होगा, 9 गुना भी नहीं होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी 1/3 टाइम्स। ठीक हो गया सर जी, आगे दिखाएं। For the simple harmonic motion x is equal to 0.2 cos 5t plus pi by 4 the amplitude is, इस पे इक्वेशन से देखें और मुझे बताएं एम्पलीट्यूड क्या आपके पास। ठीक है सर, बताते हैं। देखो आपके पास किसी भी डिस्प्लेसमेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो होती है उसकी इक्वेशन होती है x is equal to x नॉट cos ओमेगा t प्लस थीटा। ठीक है, ये होती है हमारे पास किसकी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन। डन हो गया सर जी। अब इसे इक्वेट कर दो, x तो डिस्प्लेसमेंट है, x नॉट 0 पॉइंट, x नॉट क्या होता है, x नॉट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब आपके पास भैया एम्पलीट्यूड कितना आ चुका है, 0.2 आ चुका है। ठीक है, एंगुलर स्पीड 5 है और थीटा आपके पास फेज एंगल कितना है, π/4 है। ठीक है, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है, 0.2 मीटर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए 0.2 मीटर्स। मूविंग ऑन। Two resistors each of 100 ohms are connected to a 10 volt battery. सही है। Which configuration gives a larger equivalent resistance? बड़ी रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, बताओ इन 100 ohms के रेजिस्टर्स को कैसे लगाऊंगा। एक कह रहा है सीरीज में लगा दें सर, सीरीज में दोनों 100 के रेजिस्टर्स को किसमें लगा दें, सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, 100 को 2 दफा प्लस किया तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 200 आ गई। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पैरेलल लगाएं सर, पैरेलल में ये लगा दिया, पैरेलल में उठा के। पैरेलल में क्या होता है हमारे पास, अगर पैरेलल में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है भाई तो डायरेक्ट काम करो, फॉर्मूला होता है आपके पास R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आए लगाते हैं ये फॉर्मूला, R1 R2 100 इंटू 100, ठीक हो गया सर, 100 इंटू 100 हो गए, और डिवाइड में क्या हो गया, 100 प्लस 100, R1 प्लस R2 100 प्लस 100 है, कितने जाएंगे सर, 200, दोनों ने दोनों काट दिया, ठीक हो गया सर, 2 1 2, 250 100। तो इसका मतलब अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है, 50 ओम्स। पैरेलल में लगाने से हमेशा एक बात याद रखें, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अगर आप ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो सीरीज में लगाओ भाई इसको, अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना चाहते हो तो पैरेलल में लगाओ अपने पास। अच्छा सर, तो पैरेलल में लगानी पड़ेगी कम के लिए, सीरीज में लगानी पड़ेगी ज्यादा के लिए। कह रहे वो, अरे क्या हो गया, दोनों में सेम नहीं आ सकता भाई,
भाई, वरना अलग अलग कॉम्बिनेशन कैसे होती है? वो डिपेंड्स ऑन, मेरा बैटरी पे डिपेंड नहीं करता, कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस बढ़ाओगे कैसे और कम कैसे करोगे। ठीक हो गया सर। तो करेक्ट आंसर क्या है? विच कॉन्फ़िगरेशन गिव्स अ लार्जर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? लार्जर का मतलब सर 200 और 50, खुद बताएं। 200। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सीरीज। सीरीज के अंदर हम लोगों को भाई आपके पास एक लार्जर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल रही है। ठीक हो गया। चलें अगला सवाल देखें। Three light beams A, B, C have frequencies f1, f2 and f3 of this but the same intensity। तीन लाइट बीम्स है हमारे पास, एक A है, एक B है, एक C है। एक की फ्रीक्वेंसी f1, एक की f2, एक की f3 है। इंटेंसिटी तीनों की सेम है, इंटेंसिटी तीनों की सेम है। Which light has the highest photon energy? सबसे बड़ी फोटोन एनर्जी किसके पास होगी? सर अभी आपने बताया था, प्लांक्स का आपने बताया है कि आपके पास हाईएस्ट फोटोन एनर्जी किसकी होगी? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और एनर्जी डिपेंड करती है h न्यू या hc ओवर लैम्डा पे। तो या तो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, इसी से निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी, एनर्जी ज्यादा होगी। वेवलेंथ कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी आपके पास। तो फ्रीक्वेंसी किसकी बड़ी है सर? फ्रीक्वेंसी आओ देखते हैं। f1 f2 से छोटा है और f2 f3 से छोटा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? f3 हो गया सर। f3 इज द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। तो f3 किसकी है आपके पास फ्रीक्वेंसी सर? c की फ्रीक्वेंसी है f3। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? c। ना a ना b, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन c, विच इज c। ठीक है, तो c वाला जो लाइट बीम है हमारे पास, दैट विल बी हैविंग द हाईएस्ट फोटोन एनर्जी। डन हो गया सर। और दिखाएं, अ व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड अटेन्स 300 रेवोल्यूशंस पर मिनट। एंगुलर स्पीड पर सवाल है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब इनिशियल एंगुलर स्पीड हो गई 0 रेडियन पर सेकेंड और फाइनल कितनी हो गई? 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा सर, रेडियन में कैसे जाएंगे? एक रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियंस और एक मिनट में होता है 60 सेकंड्स। दैट्स इट। अंडे अंडे को काटा आपके पास, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3 and 3 10s are this। तो ये हो गया 10 रेवोल्यूशन पर मिनट से किसमें कन्वर्ट? 10 पाई रेडियन पर सेकंड्स में। ठीक है, 10 पाई रेडियन पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब 10 पाई रेडियन पर सेकंड की वैल्यू तो आ गई सर। अब निकालना क्या है? कह रहे हैं ये सब कुछ कितनी देर में हुआ? 10 सेकंड्स में हुआ। ठीक है, टाइम आ गया हमारे पास 10 सेकंड्स। कह रहे हैं इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, अल्फा बताओ कितनी होगी? सर एक्सेलरेशन कोई सी भी क्यों ना हो, वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन तो लीनियर वेलोसिटी का चेंज, और एंगुलर एक्सेलरेशन तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कितना आया? तो डेल्टा ओमेगा हो जाएगा हमारे पास फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, डिवाइड में आ जाएगा टाइम, जो कि हमारे पास कितना है? 10 है। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी निकाली सर आपने? 10 पाई निकाली है। इनिशियल कितनी थी? अंडा हटा दें सर, -0 से हटाई दें। डिवाइड में कौन है? 10। 10 ने 10 को काटा, क्या बच गया? पाई। तो एंगुलर एक्सेलरेशन निकल के आ गई पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन सर? ए में लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ए, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है मेरे बेटा। तो आपने देखे कि अभी तक जितने भी हमारे पास ये कुछ मैंने सवाल करवाए, किस तरह के सवाल आपके पास आज के पेपर में देखे गए। कुछ कॉन्सेप्चुअल भी हैं आपके पास, कुछ आपके जो फोकस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको पता लगता है कि भाई बंदे को चीज के बारे में अंदाजा है कि नहीं है, और उसको न्यूमेरिकली भी टेस्ट किया जा रहा है। तो एक मिक्स ब्लेंड है हमारे पास पेपर के अंदर, और तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स कवर हुए हुए हैं। तो ये समझाने का मकसद है कि अभी ये जो आपके पास मेरे बेटे कल का एग्जाम होने वाला है, उसका भी एक आइडिया अपने पास रख लो कि भाई आपके पास पेपर में कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा हैवी होंगे आपके पास। ठीक है, न्यूमेरिकली हम उसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख रहे होंगे, हमें नजर आ रहा होगा कि यार चैलेंजिंग हल्का सा न्यूमेरिकली आपके पास। तो प्रैक्टिस को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, मैराथन्स देखो अपने पास जाके एंड टाइम के ऊपर, एफएलपीज अटेम्प्ट करो अपने पास, चेक करो देखो तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि तुम लोग अपनी तैयारी को इस एंड टाइम के ऊपर प्रॉपर कर सको। जितनी ज्यादा बेहतर तुम इसके अंदर मेरे बेटे चीनी डालने वाले हो, उतना तुम्हें मीठा मिलेगा नेट 3 के रिजल्ट के अंदर। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला सबको कामयाब करे, मेरी उम्मीद है। और मेरी आपके पास दुआएं बच्चे आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह हाफिज। वो तमाम स्टूडेंट जो नस का नेट नंबर 3 अभी दे रहे हैं, आपका जो भी स्कोर आता है, मेरी तरफ से पहले नंबर के ऊपर बहुत सारी दुआएं आप तमाम बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, नस का नेट नंबर 3 अब अपने कंक्लूजन के ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, नस के नेट नंबर 3 हद से आपके पास 10 अप्रैल की डेट्स फाइनल अभी तो आ रही हैं, हद से 12 अप्रैल चली जाएंगी, 15 अप्रैल चली जाएंगी। इससे ज्यादा लेट आपके पास नेट 3 की डेट नहीं जा सकती, क्योंकि नेट नंबर 3 कम बच्चे देते हैं, पाकिस्तान के सिर्फ एक शहर में होता है। नस के नेट नंबर 3 के बाद आपके पास सिर्फ आखिरी चांस एक आएगा नस के नेट नंबर 4 का। भाई अगर आप नस का नेट नंबर 4 दे रहे हैं, आप पंजाब में रहते हैं, इस्लामाबाद के करीब रहते हैं, मैं लाजमी तौर पर रिकमेंड करूंगा नेट नंबर 3 अगर तो दे सकते थे तो लाजमी तौर पर देते,
नहीं दे पाए तो अब नेट नंबर 4 की तैयारी खुदारा अभी से स्टार्ट करो और आपको प्रॉपर एक तैयारी कवर अप करनी जरूरी है। तो भाई प्रॉपर तैयारी कवर करने का मकसद ये है कि हम आपकी तैयारी कैसे कवर अप करवाएंगे। भाई हम आपकी तैयारी ऐसे कवर अप करवाएंगे कि हम लाइव क्लासेस के ऊपर आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाएंगे। आप नस को टारगेट कर रहे हो, यूईटी के ईकेट के राउंड नंबर 2 को टारगेट कर रहे हो क्योंकि वो भी एंड हो गया। प्याज यूनिवर्सिटी के राउंड 2 राउंड 3 को कर रहे हो, प्याज के राउंड 1 को कर रहे हो, जीआईके को कर रहे हो, फास्ट को कर रहे हो, एनटीएस को कर रहे हो, एनईडी को कर रहे हो, मैरान को कर रहे हो, एनयू टेक को कर रहे हो, या आप पर्टिकुलरली पीयूसीआईटी को कर रहे हो। पाकिस्तान की जितनी टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं आपको हर एक के लिए हमें डिफरेंट फीस नहीं देनी होगी। आपकी हम तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी उसी बैच में कवर अप करवाएंगे। सही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपके ना सिर्फ तमाम सब्जेक्ट्स कवर होते हैं बल्कि बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाती है। आपको हर चीज बेसिक लेवल से पढ़ाई जाती है। अगर आप वीक हो अपने उसके अंदर, आप एफएससी की वजह से टाइम नहीं दे सके थे, हर चीज हमारे ऊपर हम कवर अप करवाते हैं। कवर अप कैसे करवाते हैं कि भाई हमारी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं हमारी एप्लीकेशन के जरिए, हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होती है। मैं आपको भी शो भी करवा दूंगा। लाइव क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं ताकि आप खुद मवाजना कर सकें, आप खुद देख सकें कि भाई कौन सी चीज किस तरीके से कवर करवाई जा रही है। लाइव क्लासेस के अंदर आपको डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज मिलते हैं, मैं भी आपको दिखा भी देता हूं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि भाई आपको हर सब्जेक्ट के अंदर ना सिर्फ मल्टीपल टीचर मिलते हैं मगर तरीकेकार पढ़ाने का ये होता है कि टीचर पहले बेसिक टू एडवांस लेवल पे आपकी बेस पूरी कंप्लीटली कवर करवाता है। देखो कहीं से भी वीडियो ले लोगे मगर द पॉइंट इज दैट जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप क्लास के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो भी आपकी लाइव क्लास में टीचिंग होती है, कंडक्ट होता है, आपका टॉपिक कवर अप होता है, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है। अब जरा और से देखिएगा, आपको हर टॉपिक की स्पेशल प्रैक्टिस शीट मिलती है, वर्कशीट मिलती है। ना सिर्फ प्रैक्टिस शीट मिलती है बल्कि आपको उस टॉपिक की वर्कशीट का सॉल्यूशन तक प्रोवाइड किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि मैं अक्सर समझता हूं कि भाई प्रैक्टिस जोन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टीपीक्यू टीपीटीज की हम अपनी वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं। लेट सपोज मैथ्स के अंदर 2 प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर आफ्ताब पढ़ा रहे हैं अलग, प्रोफेसर हाशिम पढ़ा रहे हैं अलग। तो भाई उन्होंने एक ने टॉपिक पढ़ाया लिमिट का, एक ने टॉपिक पढ़ाया किसका, सीक्वेंस सीरीज का। तो आपको सीक्वेंस सीरीज की प्रैक्टिस शीट जो मिलेगी वो विद वीडियो सॉल्यूशन होगी ताकि आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर सको, ताकि आप उन क्वेश्चंस को लाजमी तौर पर प्रैक्टिस मटेरियल के भी सॉल्व कर सको, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको अवेलेबल होगा। इससे फायदा ये होता है कि आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप डायरेक्टली प्रैक्टिस शीट को विद वीडियो सॉल्यूशन आप ले सकते हो और आप उससे भी अपनी तैयारी कवर अप कर रहे होगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक कवर होगा उसका हर वीक आपका कंप्लीट टॉपिक का चैप्टर का टेस्ट भी कंडक्ट होता है और उस पर्टिकुलर टेस्ट का भी आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने का अलग से टॉपिक कंसीडर होता है, आप चैप्टर वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। सही है ना भाई, चैप्टर वाइज टेस्ट आप अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा आप टॉपिक वाइज टेस्ट अलग से दे सकते हैं। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स आप अलग से दे सकते हैं। हर सब्जेक्ट के अंदर यही है। फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड अगर पढ़ा रहे हैं तो उनकी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगी, उनके तमाम के तमाम कंप्लीट कोर्स के टॉपिक्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन अलग होंगे, एफएलपीज अलग होंगे। फिजिक्स में दूसरे टीचर प्रोफेसर बिलाल जिया होंगे तो भाई उनके अंदर भी आपको सेम चीज मिलेगी कि वहां पे आपको लाइव क्लासेस के अंदर प्रोफेसर बिलाल अपना कोर्स अलग कवर अप करवाएंगे, प्लस जो भी टॉपिक कवर अप करवाएंगे उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे विद वीडियो सॉल्यूशन, प्लस हर टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, हर एफएलपी का फुल लेंथ पेपर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। तो जब आप इतने टेस्ट दोगे तो भाई तभी आपको फायदा होगा। देखो सिर्फ नस के नेट नंबर 1 के हम टॉपर्स नहीं दिखा रहे, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी इदारे की तरफ से कमाल ये हुआ कि नेट 1 के भी जितने टॉपर्स वो इदारे से आए थे, नेट 2 के जितने टॉपर्स वो भी इदारे से आए थे। तो भाई इस दफा नस के नेट नंबर 2 के अंदर 173 का स्कोर हो इब्राहिम अहमर का, 172 का स्कोर हो हसन खान का, और इन तमाम बच्चों की हमने पॉडकास्ट भी डाली कि भाई तमाम बच्चे देख सके उन्होंने हमारे इदारे से फायदा कैसे उठाया था। इसके अलावा राफे कामरान का 172 हो, फकी असगर 167 हो, हितेश कुमार 166 हो, हारिस अहमद 166 हो, हारिस अली 162 हो, अलीजा अहमद नस बिजनेस स्कूल से 161 हो, असद रसूल 161 हो, मुगीजुर रहमान हो। ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के टॉपर्स हैं। भाई काफी सारे इदारे आपसे मजाक ये करते हैं कि अपने 4 साल पहले का रिजल्ट नस का शो कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अभी हमने अपने हर बच्चे की पॉडकास्ट भी डाली, प्लस ये सिर्फ नस के नेट नंबर 2 के हाई अचीवर थे। नस के नेट नंबर 1 के अंदर, नस के नेट नंबर 1 में जिन बच्चों ने टॉप किया था वो हमारे अलहदा थे। भाई अरसान फैसल ने पूरे पाकिस्तान से नेट नंबर 1 सबसे डिफिकल्ट होते हैं कि फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता, और ये प्री मेडिकल का बच्चा था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चे ने नस इंजीनियरिंग के अंदर 167 मार्क्स स्कोर किए थे अपने पहले राउंड के अंदर। दैट वाज अरसलान फैसल। खैर इनके बड़े भाई भी बड़े इंटेलिजेंट थे, उनका नाम था अब्दुल रहमान फैसल, उनकी वीडियो भी मैंने डाली हुई, वो भी नस के टॉपर थे 170 स्कोर के साथ, और वो इस वक्त जीआईके में बैठे हुए, उनकी वीडियो भी पॉडकास्ट भी गिवन होगी। सनी कुमार महेश्वरी इंटीरियर सिंध का एक बच्चा था जिसने अभी नस के नेट नंबर 1 में 166 का स्कोर किया था। तो ये सिर्फ वो बच्चे जिन्होंने भैया नस के नेट नंबर 2 के अंदर या नस के नेट नंबर 1 के अंदर हमारे अलहदा अचीवर्स थे। तो ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आप जैसे बच्चे हैं भाई, जब इन पे इतनी मेहनत होती है तो जाहिर सी बात है ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा शाइन कर रहे होते हैं। सो द पॉइंट इज दैट
कि भाई सबसे बड़ा फायदा जो आपको बैजेस के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि भाई आपकी ना सिर्फ लाइव क्लासेस में टॉपिक्स कवर अप होते हैं, बल्कि एक और सबसे बड़ा फायदा जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूं कि भाई आप लोगों की डाउट क्लासेस लाइव अलग कंडक्ट होती हैं। डाउट क्लासेस का पर्पस ये होता है कि भाई आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है, तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते आपकी डाउट क्लासेस अलग कंडक्ट होती हैं और वहां पे टीचर्स आपको डाउट क्लासेस के टीचर अलग मिलते हैं। इसके अलावा आपके इतने पेपर्स कंडक्ट होते हैं, इतने फुल लेंथ पेपर्स कंडक्ट होते हैं कि भाई आप मेहनत करते करते थक जाओगे, हमारा इदारा नहीं थकेगा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पैसे लेते हैं तो भाई उसको पूरा हलाल किया जाता है और एक बार मिनिमम फीस के ऊपर आपकी एक एक चीज कवर पूरी होती है। इसके अलावा मैराथन्स के तो आप सारे के सारे वैसे ही गुरविदा हैं, पसंद करवाते हैं, तो भाई वो भी आपको इदारे के अंदर ऑलरेडी पहले से मिल रही होती हैं, आपको पेपर से पहले नहीं मिल रही होती। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा जो मैं समझता हूं कि भाई बैजेस के अंदर आपको मिलता है कि आप लोगों के डाउट ग्रुप्स हमारे पास टोटली अलग होते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन के ऊपर आपके ग्रुप्स अलग होते हैं। इसके अलावा आप अपने सब्जेक्ट वाइज क्वेरीज को डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर पूछ सकते हो, सब्जेक्ट वाइज डाउट को भी वहां पे पूछ सकते हो। भाई हमारी कोशिश होती है हम कहां पे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, उसको इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। जितने बच्चों की भी हमने पॉडकास्ट करी उन तमाम बच्चों ने इन तमाम जो फीचर्स थे, स्पेशली चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट, इनकी तारीफ करी। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने हमारे FLPs को दिया हुआ है ना, आई कैन बेट यू दिस थिंग कि आप नस के अंदर टॉप स्कोर कर सकते हो। नस के नेट 1 से पहले आपके FLPs अलग हुए थे, वो टोटली अलग थे, हमारी टीम ने अलग बनाए थे विद वीडियो सोल्यूशन। नेट 2 से पहले अलग हुए थे, नस के नेट नंबर 3 से पहले टोटली अलग हुए थे। आई कैन बेट यू अगर आपने हमारे FLPs दिए हुए, यू कैन स्कोर द टॉप पोजीशन। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, इतनी मेहनत हो रही होती है। आपके पास मैं आपको पोर्टल का भी जरा एक्सेस दिखा देता हूं। अच्छा, सिंस आई एम द डायरेक्टर तो मेरे पास तमाम फोल्डर शो हो रहे होंगे, आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर तमाम चीजों का एक्सेस नहीं होगा। जाहिर सी बात है अगर आप इंजीनियरिंग के बैचेस में आ रहे हो तो इंजीनियरिंग का खाली एक्सेस होगा, चाहे ना भाई। तो अगर आप फिजिक्स के फोल्डर में जाते हैं, देखो आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो भाई सिर्फ कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग आपके पास पुराने सालों की भी हमारी गिवन होगी, तो यानी कि फायदा ये कि भाई अगर आप लास्ट ईयर का लेक्चर लेना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। मगर एक काम कर, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, हमारे पास आ रहे हो तो हमारी कंप्लीट चीजों से फायदा उठाना सीखो। इस साल के जितने पुराने बैचेस थे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। भाई बैच नंबर 1 जो हमारा पुराना बैच था उसका एक्सेस भी आपको मिल जाएगा। और सबसे बड़े की और सबसे मजे की बात अगर मैं आपको बताऊं, जो पुराने हमारे बैचेस थे, जाहिर सी बात है उसमें तो कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर अप हुआ हुआ है, तो आपको फायदा ये मिलेगा कि देखो हर सब्जेक्ट में मल्टीपल टीचर्स मिल रहे हैं। प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड भी मिल रहे हैं, प्रोफेसर बिलाल ज़ैद भी मिल रहे हैं। भाई ये वाली मजाक नहीं हो सकता कि एक ही टीचर कभी केमिस्ट्री पढ़ाए, कभी क्वांटिटी पढ़ाए, कभी फिजिक्स पढ़ाए, या फिर एक ही टीचर बेचारा एक सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, वो ऑब्वियसली कोर्स ही कवर नहीं कर पा रहे होते। जाहिर सी बात है भाई आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं इसलिए कि आप खुद मवाजना कर सको, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसकी क्लास लो, कोई मसला नहीं है। सही। अब देखो प्रोफेसर रोनाल्ड की जो क्लास है उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है, मैं वो भी दिखा देता हूं। प्रोफेसर बिलाल जो टॉपिक्स कवर अप करवाएंगे उनका प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन अलग मौजूद है। हर टीचर कंप्लीट कोर्स आपका मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाने के लिए पाबंद है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्लासेस आपके अलग लगती हैं। अब जैसे कि भाई मेजरमेंट का टॉपिक है तो हमारी क्लासेस होती कैसे हैं, लेट मी शो यू दैट थिंग, ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए भाई हमारी क्लासेस आपकी हो कैसे रही हैं। तो हमारी क्लासेस के अंदर प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड, बेटा ये आपके अगर कोई फ्रेंड किसी जगह पे बैठे हुए हैं ना जहां पे प्रोफेसर रोनाल्ड फिजिकली पढ़ाते हैं, वहां पे एक बच्चे की खाली फीस 70,000 रुपए चल रही है, एक बच्चे की फीस। हमारे इदारे में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन टीचर है, वन ऑफ माय फेवरेट कोलीग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स जो हमारे इदारे का हिस्सा है प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड। तो भाई पंजाब साइड से बच्चे, KP के साइड से बच्चे वो पसंद भी करते हैं, आप लोगों की बड़ी तारीफें भी मिलती हैं जो जब हम आपसे रिव्यूज ले रहे होते हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, अब जैसे कि प्रोफेसर रोनाल्ड ने अपना टॉपिक पढ़ाया ना मेजरमेंट का, अभी हमने मेजरमेंट का टॉपिक देखा प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड का। प्रोफेसर रोनाल्ड आहिस्ता पढ़ा के बहुत डिटेल के अंदर समझाते हैं ताकि जो बच्चा नस की तैयारी कर रहा है उसके लिए कंप्लीट कॉन्सेप्ट कवर अप हो। तभी जो A लेवल्स के बच्चे हैं और स्पेसिफिकली जो अच्छा कॉन्सेप्शन लेने वाला बच्चा उसको एक ही चीज क्लियर करवाई जाती है। इसी तरीके से प्रोफेसर रोनाल्ड का जरा प्रैक्टिस मटेरियल देखिएगा कि भाई ये जो भी टॉपिक कवर करवाया गया होगा विद वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपके पास थाउजेंड ऑफ MCQs का सॉल्यूशन अवेलेबल हो। ये आपके पास इसकी नोट्स भी अवेलेबल होते हैं जो क्लासेस में कवर अप होता है, जो वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाता है उसके नोट्स भी आपको दिए जाते हैं और साथ ही उसके नोट्स भी हमारे पास से गिवन होंगे, आपके पास उसके नोट्स भी गिवन होंगे। भाई इन चीजों को कोई और बच्चा आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ एप्लीकेशन पोर्टल के जरिए एक्सेसिबल होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसी तरीके से भाई अगर आप जाएंगे सिंपल तरीके से कहां पे प्रोफेसर बिलाल ज़िया के ऊपर, तो बिलाल ज़िया साहब का भाई अपना टॉपिक कवर अप होंगे। बिलाल ज़िया ने जैसे कि भैया मैं कोई भी टॉपिक दिखा देता हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी है लेट सपोज, तो उन्होंने आपको डिटेल के अंदर हर चीज अपनी कवर अप करवाई हुई होगी। अगेन आप इनकी फिजिक्स भी बड़ी पसंद करते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे पसंद करते हैं, बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेकर चलते हैं। तो भाई अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, ये वाला मजाक नहीं हो सकता कि भाई वन शॉट लेक्चर कहीं से कवर अप कर लिया। भाई वन शॉट लेक्चर के ऊपर जो है ना सिर्फ आप अपने मजाक करते हो, तभी आप कहते हो कि भाई हमने फलानी जगह को ज्वाइन किया था सर, क्रैश के ऊपर 1 महीने पे तैयारी कर रहे थे। तो दैट्स नॉट द वे। आपको अगर कहीं पे भी जाना है तो भाई आपके पास
फेडरल से, पंजाब से, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहा होगा, तो आपको एक एक चीज हम कवर अप करवाते हैं। अक्सर बच्चे आके कहते हैं सर एफएससी के पेपर के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे आपको। एफएससी के पेपर्स के बाद ज्वाइन करके आप करोगे क्या? 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद नस्का नेट नंबर 4 स्टार्ट होगा, तो आप सिर्फ अपने साथ मजाक कर रहे हो। कोई इदारा अगर आपसे क्लेम करता है नेट नंबर 4 के लिए कोर्स कवर करवाएगा, झूठ बोल रहा है। भाई टीचर्स भी इंसान होते हैं, जादूगर नहीं हो सकते कि कोर्स आपको गोल के पिला दें। हमारी तरफ से आपको एक एक टीचर जो मेहनत करते हुए दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है। इसी तरीके से भाई आपके पास पर्टिकुलरली सर बिलाल का प्रैक्टिस मटेरियल अलग मौजूद होगा। सर बिलाल का भी प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। प्रैक्टिस मटेरियल जो भी टॉपिक के ऊपर आप जाओगे वो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होगा, गिवन होगा, जहां पे उनके पास सिर्फ वीडियो सॉल्यूशन आप देखो बहुत सारे गिवन अप होंगे, तो आपको ये एक फायदा मिल रहा है। सही है ना भाई? ये आपको सबसे बड़ा फीचर मिल रहा है, जो मैं हमेशा अपने बच्चों को बताता हूं कि भाई कोई इदारा जो आपसे क्लेम कर रहा है वो आपको फीचर्स दे रहे हैं, उनसे फीचर्स पूछो क्या दे रहे हैं, हम तो आपको फीचर्स दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन गिवन है। इसके अलावा जो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, हर सब्जेक्ट की हर हफ्ते लाइव डाउट क्लास अलग होती है। वहां पे हमारी जो टीचर्स की टीम है टोटली अलग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि भाई देखो एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर नेट 1, नेट 2, नेट 3 प्रोफेसर हंजला बुखारी जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वो तो पढ़ाते नहीं है, मतलब वो नॉर्मली कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। कोऑर्डिनेटर का मतलब ये कि आप एकेडमिक काउंसलिंग कर रहे हैं, बट जब हमें लगता है कि भाई कोर्स हमारा बच्चों को और जल्दी चाहिए तो हमने आपको एक तीसरे प्रोफेसर तक प्रोवाइड करे हुए हैं। इसी तरीके से डाउट क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको टोटली हमने अलग दी हुई है। डाउट क्लासेस का मतलब ये है कि भाई हर हफ्ते आपकी लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होगी। जस्ट लुक द नंबर ऑफ classes that we have conducted up till now for the batch number 1 कि भाई यहाँ पे नंबर ऑफ डाउट क्लासेस हैं, यहाँ पे हमारी डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है। हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के अंदर होगी। आप खुद से कोई प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो, आप खुद से कोई टॉपिक सॉल्व करो, खुद से कोई शीट सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आपको लगता है कि भाई आपको एक्स्ट्रा बूस्ट चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस चाहिए, एक्स्ट्रा किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, तो लाइव डाउट क्लासेस हर हफ्ते बच्चा को लाजमी तौर पे ज्वाइन अप करें। आपके ऊपर है वैसे, बट हम रिकमेंड करते हैं लाजमी तौर पे आप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपके पास क्वेरीज को लाजमी तौर पे रिस्पॉन्ड किया जाता है। हर सब्जेक्ट के अंदर आपको यही मिलेगा। इसी तरीके से भाई जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आपका कोर्स भी हमने मल्टीपल टाइम्स कवर अप करवाया। एनबीएस के लिए जो बच्चे नस्ट अप्लाइड साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए भी मल्टीपल टाइम कवर करवाया। नस्ट बिजनेस स्कूल के अंदर हम एक एक क्वेश्चन, जितनी अच्छी रेलिवेंट किताबें पाकिस्तान के अंदर, ऑब्वियसली आई एम नॉट टेकिंग द नेम, आई कैन ऑल्दो, जितनी बेहतरीन किताबें हैं नस्ट बिजनेस स्कूल के जितने पास पेपर हैं सारे आप पे कवर अप होंगे। एक एक चीज आपकी बेसिक एडवांस लेवल के ऊपर कवर होगी। लाइव क्लासेस के अंदर हर चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। ये देखो हमारा जो न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है इसके अंदर एनबीएस के ऊपर, वहां पे आपको एक एक सब्जेक्ट के ऐसे क्लास रिकॉर्डिंग के ऊपर आप जाओगे तो एनबीएस के जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो भाई एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी, एक एक चीज आपकी कवर अप करवाई जाएगी। फ्रैक्शन एंड डेसिमल हो, रेशियोज हो, जो आपके पास टॉपिक्स आते हैं सारी चीजें आपकी कवर अप होंगी। प्रैक्टिस शीट आपकी क्लासेस के अंदर सॉल्व होती है नस्ट बिजनेस स्कूल के बच्चों के लिए। इसी तरीके से जो बच्चे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं ना सीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों की जो मैथ्स है, अगेन देखो भाई आपके पास कंप्लीट कोर्स की पिछले साल की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसको लेना चाहो क्रैश के ऊपर ले सकते हो। मगर असल चीज यहाँ पे, असल मजे का काम क्या है? असल मजे का काम है ये वाला सेशन 2025-26 का। आपके पास पुराने बैचेस की कोर्स का एक्सेस भी अवेलेबल है। तो भाई पुराने बैचेस के अंदर यानी कि जो बैच नंबर 1 था, जो नस्ट के राइट नंबर 1 के लिए हुआ था, उसमें जितने टॉपिक्स हमने कवर करवाया आप उनको भी ले सकते हो। यानी कि कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग इस साल की भी आपके पास गिवन है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोफेसर आफ्ताब, क्या ही बात है भाई, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं इनको अल्हम्दुलिल्लाह। स्ट्रेट लाइन का टॉपिक जैसे इन्होंने पढ़ाया तो उन्होंने एक एक चीज बहुत डिटेल में आपको कवर अप करवाई। तो भाई प्रोफेसर आफ्ताब मैथ्स के अंदर मेरे दूसरे कोलीग टीचर हैं, मेरे साथ मैथ्स पढ़ाते हैं, आप पसंद करते हो, तो भाई इस तरीके से मिल रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं, सही है ना भाई? हर सब्जेक्ट में आपको मल्टीपल प्रोफेसर मिल रहे हैं। और अगेन जो भी टीचर क्लास में टॉपिक कवर अप करवाएगा उसका आपको प्रैक्टिस मटेरियल विद वीडियो सॉल्यूशन देगा, प्रैक्टिस मटेरियल वीडियो सॉल्यूशन देगा। इसके अलावा डाउट क्लासेस हर सब्जेक्ट के अंदर अलग कंडक्ट होती है, सबसे अलग खास फीचर है। इसके अलावा भाई इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है, तो इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। इंग्लिश के अंदर भी सेम काम है कि आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, टॉपिकल पास पेपर्स अलग कंडक्ट हो रहे हैं, मल्टीपल टाइम बैचेस के अंदर आपका कोर्स क्या है हमारी तरफ से कवर अप करवाया जाता है। इसके अलावा आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस हो, नस्ट के पास पेपर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। इसके अलावा मैं जो अक्सर बच्चों को रिकमेंड करता हूं, देखो फीचर्स इतने हैं बता के हम थक सकते हैं भाई। एक चीज जो आपने करनी है ना, ई कैट एग्जामिनेशन 2024-25 में आप जाओ, यहां पे आपके पास हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंप्लीट एमसीक्यूज गिवन होंगे। ऐसे मैथ्स के अंदर आपके पास कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज गिवन होंगे, तो जो चैप्टर अपना कवर अप करते जाओ उसको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के ऊपर सॉल्व करते जाओ विद वीडियो सॉल्यूशन आपके पास गिवन है। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर आप जाओगे, आपके पेपर में फिजिक्स आती है तो फिजिक्स के भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपके पास क्या है, सारे के सारे यहाँ पे गिवन है। मगर अगर आप टॉपिकल वाइज एमसीक्यूज देना चाहते हो, देखो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज में डिफरेंस होता है। चैप्टर का मतलब होता है कंप्लीट चैप्टर के टेस्ट का होना, टॉपिक का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर में अगर 50 टॉपिक हैं तो भाई इस साल से हम लोगों ने एक अलग काम किया जो बच्चों ने बड़ा पसंद भी किया कि अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। यानी कि एग्जामिनेशन 2025-26 में आप जाओगे, आपके पास सारे फोल्डर शो नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चंद फोल्डर शो होंगे। तो आपने क्या करना है, बाई वीकली टेस्ट में जाना है। यहाँ पे आपके पास देखो ये तमाम के तमाम चैप्टर वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है, टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या है
कि लेट सपोज मैं देखना चाहता हूं कि टेस्ट नंबर 2 का के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आए थे, तो आप सिलेबस के सेक्शन पे गए, मैं सिलेबस के सेक्शन के ऊपर गया कि भाई मुझे पता चल गया सर हाशिम ने अरिथमेटिक सीरीज, फाइंड द सम ऑफ एपी, सम ऑफ द क्यूब नेचुरल नंबर्स या पर्टिकुलरली इन तमाम टॉपिक्स का टेस्ट दिया हुआ है, सही है। जबकि प्रोफेसर आफ्ताब ने रिवीजन क्लास, इंट्रोडक्शन टू रोटेशन, इसके अलावा हाउ टू फाइंड रेशियोज, ट्रायंगल्स एंड टाइप्स एंड कॉलिनियर पॉइंट्स, ये उन्होंने टॉपिक्स अपने पूछे थे। तो अब आपने करना क्या है, अब आप टेस्ट के सेक्शन पे गए, अब आप यहां से जाके इंडिविजुअल टेस्टों को अटेम्प्ट कर सकते हो, जो भी आपके टेस्ट होंगे आपको वो शो होंगे, आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ना सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो बल्कि साथ ही आपके पास उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। भाई उसका वीडियो सॉल्यूशन भी साथ ही आपके पास क्या है, अवेलेबल है। जैसे मैथ्स के अंदर मेरे टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा आपके पास, इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, मैथ्स के प्रोफेसर आफ्ताब का भी गिवन होगा, प्रोफेसर नॉरल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर बिलाल का भी गिवन होगा, प्रोफेसर एहतशाम का भी गिवन होगा, प्रोफेसर अरशद का भी गिवन होगा एंड सो ऑन। अच्छा, ये चीज तो टॉपिक वाइज टेस्ट की है। मैं हमेशा अपने बच्चों को रिकमेंड करता हूं, जो हमारे तमाम स्टूडेंट्स ने बड़ा पसंद किया, हमारे नस के नेट नंबर 2 में जितने भी टॉपर्स थे, हमने उन सबकी पॉडकास्ट करी थी, आई होप आपने देखी हो। उन तमाम बच्चों ने एक चीज बड़ी रिकमेंड करी थी, सर आप लोगों के एफएलपी ज्यादा मुश्किल थे एज कंपेयर टू नस्ट ओरिजिनल टेस्ट, तो भाई इसको लाजमी तौर पे दीजिए। नस्ट के नेट 1 से पहले नस्ट इंजीनियरिंग के, नस्ट बिजनेस के, नस्ट मेडिकल के, जो नस्ट अप्लाइड साइंस में अप्लाई करते हैं उनके एफएलपी अलग थे, क्योंकि अभी हम इंजीनियरिंग के पोर्शन में, इसलिए नस्ट बिजनेस का आपको शो नहीं होगा। बेटा याद रखिएगा, इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग का एक्सेस मिलता है, बिजनेस के बच्चों को बिजनेस का मिलता है, अप्लाइड साइंस वालों को मेडिकल का मिल रहा होगा। तो भाई इन एफएलपीज को लाजमी तौर पर दीजिएगा। नस्ट के नेट नंबर 2 से पहले देखो हमने आर्किटेक्चर हो, प्री इंजीनियरिंग हो, इन तमाम बच्चों के एफएलपीज लिए थे। ये एफएलपीज नस के ऑथेंटिक क्वेश्चन, भाई मैराथन्स तो बहुत बाद में आपको मिलती हैं, जो ऑथेंटिक क्वेश्चन नस के होते हैं उसके ऊपर एफएलपीज होते हैं। मैं आपको गारंटी कर सकता हूं, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, नेट 1 से पहले 2 एफएलपीज थे, नेट 2 से पहले 2 एफएलपीज थे, और नस के नेट नंबर 3 से पहले भी देखो हमने 2 एफएलपीज ली। अगर आपने 6 एफएलपीज कर लिए ना, और आप इसके अंदर अगर 150 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप पेपर में 180 प्लस स्कोर करोगे, 170 प्लस स्कोर करोगे। इट्स अ गारंटी फ्रॉम माय साइड, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू जो है ना एग्जैक्टली नस के पास्ट पेपर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपने ये कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ। नस आर्किटेक्चर के अक्सर बच्चे कहते हैं ना क्वेश्चंस कहां से आते हैं, नेट आर्किटेक्चर में प्रॉपर एफएलपीज आपको दिए हुए, क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई कोई दार नस आर्किटेक्चर की तो तैयारी नहीं करवाता, आपके प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट होते हैं नेट आर्किटेक्चर के लिए भी। तो भाई नेट के एफएलपीज देना बहुत जरूरी है, मैं गारंटी देता हूं आपको, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये विद वीडियो सॉल्यूशन होंगे भाई, ये मजाक नहीं हो सकता। आपके पास क्या होगा, इनका सॉल्यूशन और इनका वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है, तो आपके लिए बड़े फायदेमंद चीज है। इसको लाजमी तौर पे आपने कवर अप करने जो आपको दे रहे हैं। तो नेट के एफएलपीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जो बच्चे नस बिजनेस में अप्लाई करें उनके लिए एनबीएस का एफएलपी अलग होता है भाई, वो भी दिखा देता हूं। उसके लिए आप फिर बिजनेस साइड पे जाओगे, अगेन आपके पास इतने सारे फोल्डर्स नहीं होंगे, आपके पास सिर्फ आपके रेलिवेंट फोल्डर्स होते हैं। तो अगर मैं वो दिखाऊं उसके अंदर आपको एनबीएस का, तो एनबीएस का फोल्डर भी हमारे, तो भाई एग्जाम फुल लेंथ पेपर्स के ऊपर मैं जाऊंगा बीकेट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो यहां पे देख लो भैया, यहां पे हमारे पास नस्ट आ गया। तो भैया सिंपल तरीके से नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा मौजूद हैं, नस्ट के एफएलपीज हमारे पास अलहदा से मौजूद हैं, क्योंकि नस्ट के बच्चों के लिए स्पेशली। तो इनको अगर आप कवर कर रहे हो, आई कैन बेट यू कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो भाई बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप चाहते हो कि आपकी वाकई तैयारी हो, और ये हर यूनिवर्सिटी के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए हमारी मेहनत इसी तरीके से होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कि नस्ट के लिए है या एनईडी के लिए या फास्ट के लिए, नहीं, हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको इस तरीके से कवर अप करवाया जाता है। सो भाई दैट्स द रीजन कि फिर हमारे बच्चे शाइन करते हैं, हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, तभी भाई हमारे बच्चे बेस्ट जाके परफॉर्म करते हैं। तो अगर आप चाहते हो नस्ट के नेट नंबर 4 में अच्छा परफॉर्म करें, नस्ट के नेट नंबर 3 के लिए आपको टॉपिक्स कवर हो, अभी से क्लासेस का आगाज आप करो, तो भाई आपने पेपर्स का वेट नहीं करना, पेपर्स के बाद टाइम नहीं है, एफएससी के पेपर्स के बाद, अभी से आपने ज्वाइन करना है, अभी से आपने चीजों को कवर अप करना है। तो हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है, आप जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे अभी से अपनी क्लासेस को आगाज कर सकते हैं। अगर आप आज रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपके पास कल से पोर्टल का ऐप का एक्सेस अवेलेबल होगा, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स।